हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफ स्पेशल सीरीज के इस 13वें पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पे ऑलरेडी 12 पार्ट यानी 12 वीडियो आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वे चैनल पर जाकर उसे देखें। वो सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे भी होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1986। ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और उससे जो जुड़ी राइट्स हैं उसको सिक्योर और सुरक्षित करने के लिए ये लाया गया था। तो इसको भी आप याद रखें। साथ ही साथ अगर बात करें इसके अलावा जो दूसरे एक्ट हैं, जैसे डीपा है आपका, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ये आया था आपका 1914 में। इसको भी आप याद रखें। साथ ही साथ अगर बात करें जो ज़्यादातर पूछा जाता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसको भी आप याद रखें। जो वो लाया गया था वो आया था आपका 2002 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यूट्रिएंट विच इज मोबाइल इन प्लांट्स एंड इमोबाइल इन सॉइल। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका फास्फोरस। ठीक है, इसको आप याद रखें। कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल में मोबिलिटी है यानी मूवमेंट है जो न्यूट्रिएंट का, वो फास्फोरस का हाई होता है रदर देन इमोबाइल। ठीक है, यानी जो सॉइल में फास्फोरस रहेगा वो इमोबाइल रहेगा, यानी मूव जो करेगा बहुत धीमा करेगा। ठीक है, इसको आप याद रखें। फास्फोरस के बहुत सारे रोल भी होते हैं प्लांट्स में, उसको भी याद रखें। जैसे कि एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र में ये रोल करता है, एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र में, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। इसको आप याद रखें। ये आपका डिजीज रेसिस्टेंट के रूप में जो है काम करता है, यानी इंक्रीज कर देता है डिजीज रेजिस्टेंस को। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। और सोर्स की बात करें तो हेपेटाइट इसका सोर्स होता है, इसको भी आप याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, द टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एनिमल इज इन प्रेग्नेंट आर नॉट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं उसको यूरिन को लेकर के इसके साथ मिलाया जाता है और उसमें देखा जाता है जो प्रेसिस्टेट आता है, वाइट अगर प्रेसिस्टेट आ रहा है उसके आधार पे ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, वाइट प्रेसिस्टेट के आधार पे। तो इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, क्लब रूट ऑफ कैबेज इज फेवर्ड इन विच सॉइल। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा एसिड सॉइल। ठीक है, यानी जो क्लब रूट ऑफ कैबेज में लगता है, ठीक है, वो आपका एसिड सॉइल में ज़्यादा फेवर करता है। इसको आप याद रखें। और जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म से होता है वो होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका। ठीक है, साथ ही अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, कन्वर्जन फैक्टर फॉर पोटेशियम इन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ टू ऑक्सीडाइज फॉर्म K2O इज। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा 1.20। ठीक है, कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ K2O इज इक्वल टू पोटेशियम इनटू 1.2। ठीक है, इसको आप याद रखें। साथ ही साथ अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो वो हो जाता है परसेंटेज ऑफ K इज इक्वल टू K2O इंटू 0.83। इसको भी आप याद रखें। ठीक है, इसके साथ अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ डीप क्रैक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच सॉइल ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वर्टिसॉल्स। ठीक है, यानी वो जो वर्टिसॉल्स के अंतर्गत आते हैं सॉइल्स, उसमें डीप क्रैक्स पाया जाता है ड्यू टू द इसके जो मिनरल्स होते हैं माउंट मोरिलोनाइट, उसकी वजह से। और ये जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। और जो ये ऑर्डर है ये ब्लैक सॉइल के अंतर्गत भी आता है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है,
साथ ही साथ इसके अलावे अगर इसके बारे में जानना चाहें तो आप जो फैक्ट रहेगा इसके अलावे वो रहेगा आपका, ये जो होता है हाई क्ले कंटेंट होता है, ठीक है। यानी जो ब्लैक सॉइल होता है वो सबसे ज़्यादा क्ले कंटेंट रखता है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 30% क्ले कंटेंट इसमें पाया जाता है। इसको भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। FMD इज काज्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वायरस, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज जो होते हैं एनिमल्स में वो वायरस के द्वारा होता है, इसको आप याद रखें। साथ ही साथ इससे बचने के लिए या कंट्रोल मेजर में बात किया जाए तो एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक का जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, इससे धोना अच्छा रहता है कंट्रोल मेजर के केस में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्लर्ड टॉय पैरालिसिस काज्ड ड्यू टू, तो जो पोल्ट्री में पाया जाता है कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस वो होता है विटामिन B2 की कमी से, यानी जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके द्वारा ये डिजीज होती है, इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कैंडलिंग, ठीक है। जो कैंडलिंग प्रोसेस होती है उसमें जो जज किया जाता है वो किया जाता है याल्क का, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ याल्क। याल्क का एस्टेब्लिशमेंट कैसे है, बीच में है या फिर किनारे है, उसके आधार पे ये क्वालिटी जज की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कैंडलिंग। इसको आप याद रखें। जो याल्क होता है ये अलग रहा था वो होता है आपका जेंथोफिल के कारण, इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा केमिकल यूज्ड फॉर डिहार्निंग इज, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कास्टिक पोटास, ठीक है। इसको आप याद रखें। कास्टिक पोटास के द्वारा जो है डिहार्निंग की जाती है एनिमल्स में, वो भी कई की जाती है आपका 7 डेज पर, ठीक है। 7 डेज के आसपास ये डिहार्निंग प्रोसेस कर दी जाती है, यानी ऑलमोस्ट 1 वीक, ठीक है। साथ ही अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनेंस आर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेटिन एंड काइनेटिन, ठीक है। ये नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनेंस हैं, ठीक है। साइटोकाइनेन की अगर बात किया जाए तो ये आपका सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा नलिसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2n-2, ठीक है। इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा इफ द सॉइल डेप्थ इज इंक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ODR, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, ठीक है। यानी जो सॉइल का डेप्थ है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको आप याद रखें। अपना अगर ODR की बात की जाए, ODR की, तो जो ODR का रेंज होता है वो होता है आपका 30:10⁻⁸ से ले करके 14×10⁻⁸ ग्राम पर सेमी स्क्वायर पर मिनट। जो यूनिट है इसको आप ध्यान रखें, ग्राम पर सेमी स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये इसका रेंज है ODR यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन नीम केक इज, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है नीम केक में वो होता है 5.2%, ठीक है। इसको आप याद रखें। 1% इसमें होता है आपका फास्फोरस एंड 1.4 यानी ये आपका होता है पोटेशियम, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद जो आता है अपना वो होता है कैस्टर, यानी नॉन एडिबल केक जो होते हैं उसके केस में नीम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है
कैस्टर का, इसको भी आप याद रखें। जो कैस्टर में पाया जाता है NPK वो होता है आपका नाइट्रोजन जो पाया जाता है 4.3% एंड 1% जो आपका पाया जाता है फास्फोरस पाया जाता है एंड 1.4% आपका पोटास पाया जाता है। यानी जो वेरी करता है वो नाइट्रोजन करता है, 4.3% जो होता है नाइट्रोजन होता है कैस्टर में एंड 5.2% जो होता है आपका नीम केक में पाया जाता है नाइट्रोजन। जो फास्फोरस होता है पोटास होता है वो दोनों में सेम होता है, इसको आप याद रखें। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है अपर प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइंड बाय, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कैसग्रैंड apparatus, ठीक है। समटाइम इट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट डिवाइस, ठीक है, लिक्विड लिमिट डिवाइस, इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी इन द सॉइल डिपेंड्स ऑन, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो मोस्टली वो होता है डिपेंडेंसी थर्मल कंडक्टिविटी की, वो होती है ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ा दी जाएगी सॉइल में तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और मॉइस्चर के केस में देखा जाए तो अगर मॉइस्चर इंक्रीज किया जाएगा, सॉइल में इंक्रीज कर रहा है तो ये भी आपका थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो काफ़ी बार फैक्टर अफेक्टिंग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखें, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा QI रिलेशनशिप फॉर फास्फोरस वाज गिवन बाय, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉक फील्ड, ठीक है, इसको आप याद रखें। ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग जो होता है QI रिलेशनशिप फॉर फास्फोरस एंड पोटेशियम के केस में होता है। तो अगर पोटेशियम के केस की बात की जाए तो वो दिए थे आपका बिकेट, ठीक है, इसको भी आप याद रखें। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है Q/I रिलेशनशिप फॉर फास्फोरस एंड Q/I रिलेशनशिप फॉर पोटेशियम। तो जो फास्फोरस के केस में दिया गया था वो सॉकफील्ड के द्वारा दिया गया था और बिकेट के द्वारा जो दिया गया था वो आपका पोटेशियम के केस में दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन है और अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो मार्बल्स है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो एग्जिस्टिंग रॉक जो होते हैं एग्जिस्टिंग, उसके हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ये मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। और जो मार्बल्स होते हैं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एग्जिस्टिंग रॉक के, वो होता है आपका जो रॉक्स वो होता है लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन का जो है ये चेंज रूप मेटामॉर्फिक होता है जो कि आपका हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे फॉर्म होता है। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।